हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हिंदी की महामैराथन क्लास फर्स्ट करा चुकी हूं और मैं आपको आज हिंदी की महामैराथन क्लास सेकंड कराने वाली हूं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी यानी कि हिंदी महामैराथन क्लास फर्स्ट नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें जितनी भी आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी पेपर में परिभाषाएं बनती हैं या जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उन हर एक परिभाषाओं को मैंने उसमें पढ़ाया है। एक भी परिभाषा आपकी स्किप नहीं की है, सारी परिभाषाएं पढ़ाई हैं। और आज मैं आपको कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराने वाली हूँ। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए, फिर आप इस सेकेंड क्लास जो आपका हिंदी महामैराथन क्लास सेकेंड है फिर आप इसको पढ़िएगा। और दोनों वीडियो आपको बिना स्किप किए पूरा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपको जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जब आपके बहुविकल्पी हो, वो चाहे लघु उत्तरी प्रश्न हो और चाहे वो आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न हो, सभी प्रश्न आपके पढ़े हुए आएंगे अगर आपने वो वीडियो और इस वीडियो को देख लिया है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए आए हैं प्रशिक्षु, वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका देखिए, पहला आपका वीडियो में जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है वो है वर्णों का उच्चारण स्थान। तो इसमें कुछ बातें मैं आपको बता दे रही हूँ, कुछ पॉइंट हैं जिनको मैं आपको पहले समझा दूं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए, जो आपको वर्णों का उच्चारण स्थान है, अगर आपसे प्रश्न में पूछता है कि स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान, या आपसे पूछता है कि व्यंजनों का वर्गीकरण या उच्चारण स्थान के बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए मैं दोनों आपके वर्णों के उच्चारण स्थान में, ये जो आपको वर्णों का उच्चारण स्थान है, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, दोनों का उच्चारण स्थान एक ही साथ लेकर आई हूँ। और देखिए मैं आपको उच्चारण स्थान कैसे एकदम चुटकियों में ट्रिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आप किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने जाएंगे वहाँ पर आपको दोबारा उच्चारण स्थान को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से उच्चारण स्थान को कर सकते हैं। तो चलिए, लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल ध्यान देकर सुनना होगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं अब वर्णों का उच्चारण स्थान। अब इसमें मैं आपको स्वर और व्यंजन एक साथ बताऊंगी। अगर आपसे पूछता है कि स्वरों का उच्चारण स्थान बताइए तो आप केवल स्वर का बताएंगे पेपर में, और अगर आपसे पूछता है कि व्यंजन का उच्चारण स्थान बताइए तो आप केवल व्यंजन के उच्चारण स्थान को बताएंगे। लेकिन मैं इसमें दोनों एक साथ बताऊंगी, आपको कैसे अलग अलग करना है वो आप आराम से समझ जाएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला है, सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि आपको ये जो उच्चारण स्थान में जो मैंने नंबर 1 नंबर 2 ये लिखा हुआ है, ये ट्रिक है हमारी, इसको हमें रट लेना है। पहले सबसे पहले इन सब ट्रिक को रट लेना है, उसके बाद ही हम उच्चारण स्थान को समझ पाएंगे। तो सबसे पहला क्या है, अकुह विसर्जनीय नामा कंठा। ठीक है, दूसरा है इचु यशा नाम तालु। ठीक है, तीसरा हमारा है ऋतु रसा नाम मूर्धा। चौथा है ऋतु लसा नाम दंता। पांचवा है हमारा उपु उपदमानी नामा ओष्ठा। छठा है वकारो दंतोष्ठ। सातवां है एदैतो कंठ तालु। और आठवां है हमारा उदैतो कंठ तालु। उदैतो होगा, ठीक है, ए की मात्रा, उदैतो कंठ तालु। फिर नवा है पंचमाक्षर या अनुस्वार। ठीक है, तो ये जो है यही ट्रिक हैं जो आपको इनको रट लेना है एकदम। क्या रट लेना है, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु। ठीक है, ये सब आपको रट लेना है। ऋतु रसा नाम मूर्धा, लितु लसा नाम दंता, उपो उपदमानी नाम ओष्ठा, वकारो दंतोष्ठ, एदैतो दंतोष्ठ, सॉरी एदैतो कंठ तालु, उदैतो कंठोष्ठ। फिर इया मंगनम च पंचमाक्षरा या अनुस्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। अकु विसर्जनीय नामा कंठा, अकु विसर्जनीय नामा कंठा, इचु यशा नामा तालु, इचु यशा नामा तालु, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपसे पूछता है, और ये भी आपको, ये पॉइंट तो आपको याद ही करने हैं कि सबसे पहले क्या था, कंठ, फिर दूसरा होता है तालु, तीसरा होता है मूर्धा, चौथा होता है दंत, पांचवा होता है ओष्ठ, और छठा होता है कंठतालु, सातवां होता है कंठोष्ठ, आठवां नासिका। तो कैसे आप याद करेंगे, कंठ तालु
कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ठीक है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धन दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धन दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ कंठ तालु कंठोष्ठ, दंतोष्ठ कंठ तालु कंठोष्ठ, और पंचमाक्षर या अनुस्वार, ठीक है। ये आपको अच्छे से रट लेने हैं। अब देखिए ट्रिक जो मैंने कहा वो कैसे मैं बताती हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। अकु विसर्जनिया नामा कंठा। अकु का मतलब कंठा, कंठा मतलब यानी कंठ में क्या क्या आता है, तो आपके कंठ में आ पूछा ना, आ का मतलब कि सारे आ जितने भी आ होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ और आह, ठीक है, समझ में आ गया, छोटा आ, बड़ा आ और आह। कंठा में कंठ क्या है, अकु विसर्जनिया नामा कंठा, यानी कंठ में क्या क्या आता है आपका, कंठ में आ का मतलब सारे आ, छोटा आ, बड़ा आ और आह, ठीक है, ये तीनों आ आएंगे। और अकुह, अकुह में जो आपका का है, यानी ये का है, यानी का वर्ग आपका आएगा, ठीक है, क्या आएंगे, सारे आएंगे, छोटा आ, बड़ा आ, आह और का वर्ग, यानी का खा गागा अंगा, ठीक है, का खा गागा अड़ा, ये जितने भी हैं ये चारों का वर्ग भी आएंगे और हा भी आपका इसी में आता है, ठीक है। तो अकु विसर्जनिया, और विसर्जनिया का मतलब हुआ जो आपका क्या होता, आह, आह क्या है आपका विसर्ग है, ठीक है, आह क्या है विसर्ग है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंठ में आपको क्या क्या आएगा आपका, अकु, अकु से याद रखना, कंठ में क्या आएगा, अकु विसर्जनिया नामा कंठा, यानी अकु, अकु में आ का सारे आ, छोटा आ, बड़ा आ और आह, और कु से आप का ले लेंगे, यानी का वर्ग आपका आएगा, और हा से आपका क्या आएगा, केवल हा, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको क्या है, अकु विसर्जनिया नामा कंठा, यानी कंठ में क्या क्या आएंगे, आ जितने भी आ होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, आह, और का वर्ग आएगा और हा आएगा, समझ में आ गया। यानी अकु से आपको याद रखना है, अकु विसर्जनीय, यानी कि ये आपके कंठ में आएंगे, ठीक है, यानी अकु विसर्जनीय नामा कंठा, नाम को हम कंठ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इच्चु यशा नामा तालु, यानी दूसरे नंबर पे क्या आता है, तालु। पहला क्या होता है, कंठ, दूसरा होता है तालु, ठीक है, कंठ, ठीक है, जो गले के पास से होता है कंठ, और फिर क्या होता है तालु। तालु क्या होता है, देखो, इचू यशा नाम तालु, अब इसको हम कैसे याद करेंगे, इचू, इचू यानी कि इचू से हम याद करेंगे, इचू यशा, इचू यशा नाम तालु से हम क्या याद करेंगे, यही आपका मेन है इचू, ठीक है, यानी कि तालु में कौन कौन से नाम आते हैं, तो छोटी ई से मतलब दोनों ई, यानी छोटी ई और बड़ी ई, चू से मतलब चा वर्ग ले लेंगे, ठीक है, ये जो आपका इसमें चा बचता है, इसको ऊ हटा, बड़ा ऊ हटा देंगे तो चा बचेगा, यानी इसमें आपका चा वर्ग आता है, और या आता है, और शलजम वाला शा आता है, ठीक है। क्या क्या आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई से मतलब छोटी ई और बड़ी ई, चू से मतलब चा वर्ग आपका पूरा आता है, और या और शा आता है, तो ये आपको याद रखना है। इस शा को जरूर याद रखिएगा कि किस वर्ग में कौन सा सा आता है, ठीक है, तो तालु में सलजम वाला शा आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऋतु रसा नाम तालु, ठीक है, सॉरी, ऋतु रसा नाम मूर्धा, क्या होता है, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु, अब ऋतु कैसे याद रखेंगे, री का मतलब छोटी री और बड़ी री दोनों आएगा, ठीक है, री का मतलब क्या होगा, री का मतलब छोटी री और बड़ी री दोनों आएंगे। टू में टा हम वर्ग ले लेंगे, यानी टा वर्ग सारा, टाठा डाडा अड़ा, ठीक है, और हमारा क्या आ जाएगा, और हमारा रा और रशा, रशा मतलब शाह ये वाला नहीं होगा, शाह ये वाला, तला बिशा, ठीक है, कौन सा शाह, तला बिशा, तो ये वाला शाह होगा हमारा, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट और मेरी ट्रिक दोनों समझ आ रही होगी, ठीक है, दोनों समझ में आ रही होगी। तो आपको पता चल गया ऋतु रशा नामा में क्या होगा, री से री आपका वर्ग री होगा, री यानी छोटी री बड़ी री दोनों होगी, टू से टा वर्ग होगा, टा वर्ग यानी टाठा डाडा अड़ा, और रशा, रशा का मतलब रा से रथ वाला रा, और शाह षटकोण वाला शाह होगा, इसमें ये वाला शाह नहीं होगा, कौन सा शाह होगा, षटकोण वाला शाह, ये आपके सारे इसमें आएंगे, ठीक है। अगला है ऋतु लसा नाम दंता, ठीक है, क्या होगा, ऋतु लसा नाम दंता, यानी दंत में कौन कौन से नाम आते हैं, तो ऋतु, ठीक है, दंत में कौन कौन से नाम आते हैं, ऋतु, ऋतु मतलब ला, ठीक है, ली में ला आएगा और ता वर्ग आएगा, ठीक है, और लसा लामा दंता, लिरी भी आएगा आपका, ठीक है, क्या आता है, लिरी, लिरी मतलब ये, लिरी भी आएगा आपका, ये लिरी आएगा, और तावर्ग आएगा आपका, ठीक है, ऊ हटा देंगे इसमें, तावर्ग जितना आएगा, और ये ला और ये वाला सा आएगा, ठीक है, सपेरे वाला सा, समझ में आ गया आपको। अगला बढ़ते हैं, उपु उपदमानी नाम ओष्ठा, ऊ, अब आप देखें ऊ क्या होता है, ओष्ठ, होठों को ओ खोल, ओ बोलिए होठों से, तो क्या होता है, ऊ बोलिए तो लग रहा है होठ आपकी गोल गोल वृत्त बना ली, ठीक है,
तो देखिए ओष्ठा, ओट ओठ याद रखना, ठीक है, ओष्ठ से ओठ याद रखना, ठीक है। ओष्ठ में कौन कौन से नाम आते हैं? छोटा ऊ, आपका ऊ उपू बोला है, उपू का मतलब है कि छोटा ऊ में आपके दोनों आएंगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों आएगा, ऊ से छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों, पू से पा वर्ग यानी पा से पूरा पा वर्ग आएगा, पा फा बा भा मा आएगा, ठीक है। उपू उपदमानी यही आता है। अब देखिए आप क्या होता है, आपकी होठें देखिए चलती है एक साथ, छोटा ऊ बड़ा ऊ होठ फूली, और क्या होता है पा फा बा भा मा, देखो होठ चिपक रही है, दोनों होठें एक दूसरे में चिपक रही हैं, पा फा बा भा मा, ठीक, समझ में आ गया आपको। अब क्या है वकारोदंतोष्ठ, छठा आपका क्या है वकारोदंतोष्ठ। तो वकारोदंतोष्ठ में क्या होता है वा से वकार, वा से वा, केवल इतना याद रखना। दंतोष्ठ में क्या था दंत प्लस ओष्ठ, ठीक है, वकारोदंतोष्ठ, ठीक है, वा, ठीक है, समझ में आ गया। यानी आपकी जो होठें हैं वो दांत से लग रही हैं, वा, ठीक है, ऐसे लग रहा है वाह आप कह रहे हैं तो दांत जो आपकी होठों में लग रही वाह, तो वकारोदंतोष्ठ में केवल वाह निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, केवल वाह निकाल लेंगे, ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। अब सातवां है एदैतो कंठ तालु। एदैतो कंठ और तालु से मिलकर क्या क्या बनता है एदैतो, एदैतो को मतलब ए निकालेंगे, एदैतो से केवल ए में मतलब दोनों ए और ए, ठीक है, ए और ए दोनों होगा, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं उदैतो कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ से क्या मिलकर बनता है उदैतो, उदैतो का मतलब एदैतो में हम ए निकालेंगे और ए हमारे दोनों ए होंगे, उदैतो में हम ओ निकालेंगे, ओ यानी हमारे ओ और औ दोनों होंगे, समझ में आ गया आपको। अब पंचमाक्षर, पंचमाक्षर आप जानते हैं पंचमाक्षर क्या होता है, पंचमाक्षर होते हैं अंग, अंग आपका पंचमाक्षर, देखिए पंचमाक्षर का मतलब होता है नासिका, यानी जिन भी वर्णों का उच्चारण आप नाक से करते हैं, ठीक है, क्या होता है जैसे कि आप बोलते हैं अंगा, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं कमल, तो ऐसे लग रहा है आप नाक से आपकी आवाज़ निकल रही है, तो वही आपके क्या होते हैं पंचमाक्षर या अनुस्वार, या जिसे हम नासिका कहते हैं, नासिका यानी नाक से बोलना, ठीक है। जैसे कि आपके जो ये आपके जितने भी हैं, ये जैसे आपका माँ है ये पंचमाक्षर है, ठीक है, यानी जितने भी आखिरी वर्ड होते हैं वो आपके पंचमाक्षर ही होते हैं, समझ में आ गया। जैसे ईयमंगनम, ठीक है, ईयमंगनम 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 ईयमंगनम, ऐसे याद रखना, ठीक है, ये आपके क्या है नासिका हैं। तो आई होप आप लोगों को वर्णों का उच्चारण स्थान समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम अलग अलग कैसे करेंगे। मान लो आपका अगर उच्चारण स्थान आ गया है कि स्वरों का वर्गीकरण या स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर उच्चारण स्थानों को बताइए, तो आप क्या करेंगे केवल स्वर को बताएंगे। स्वर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, 11 आपके स्वर हिंदी में होते हैं, आ से लेकर छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ऋ ए ओ औ, समझ गए, आ से लेकर औ तक आपके स्वर होते हैं। व्यंजन आपको पता है कि कौन कौन से होते हैं, का से लेकर ना तक, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कौन से स्वर होते हैं और कौन से व्यंजन होते हैं। तो अब अगर आपसे पूछता है स्वर के आधार पर उच्चारण स्थानों को बताइए या स्वर के वर्गीकरण के आधार पर उच्चारण स्थान को समझाइए, तो मैं आपको बताती हूँ आप कैसे लिखेंगे। आप केवल इतना लिखेंगे, कंठ, अगर कंठ लिखेंगे, कंठ में आप क्या लिखेंगे अकू। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि कौन सा होता है, तो आपको पता है, आपको ये अगर याद होगा ये पॉइंट, आपको ये लाइन अगर याद है तो आप भूलेंगे नहीं, ये सब लाइन आपको याद है तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अकु विसर्जनिया नामा कंठा, यानी कंठ में कौन कौन से नाम आते हैं, अकु यानी आ मतलब तीनों आ, छोटा आ बड़ा आ और आ, ठीक है, कु मतलब का वर्ग आता है, लेकिन हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि स्वर बताइए, तो स्वर में क्या आता है, स्वर में केवल छोटा आ बड़ा और आ आता है, इतना आपको सिर्फ लिखना है। और अगर आपसे व्यंजन के बारे में पूछता है तो ये आपको सिर्फ व्यंजन में ये लिखना है और हा लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम तालु में अगर आपसे केवल स्वर का पूछता है तो आप केवल ई के बारे में बताएंगे कि तालु में कौन कौन से नाम आते हैं, तालु में केवल छोटी ई और बड़ी ई आता है। और अगर आपसे पूछता है कि व्यंजन बताइए तो आप चा वर्ग को और या और शा को बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं री टू रशा नाम ताल मूर्धा। तो मूर्धा में क्या, मूर्धा में कौन कौन से नाम आते हैं, मूर्धा में अगर आपसे स्वर पूछता है तो री आता है, छोटी री और बड़ी री आता है। अगर आपसे व्यंजन पूछ रहा है तो आप इतना लिखेंगे कि टा ठा डा डांग अड़ा रा और शा, षटकोण वाला शा, ये याद रखिएगा षटकोण वाला शा, ठीक है। अगला है दंत, ठीक है, दंत ऋतु लसा नाम दंता। अगर आपसे आप दंत के बारे में बताएंगे तो क्या होता है, अगर आपसे स्वर पूछता है तो केवल आप क्या बताएंगे, केवल आप बताएंगे ली, क्या बताएंगे ली, ली आपका ये स्वर है, याद रखना, ठीक है।
और बाकी क्या है, ताता दाधा। ठीक है, क्या है, नहीं, दंत में आपका नहीं होता है। ठीक है, दंत में आपका सॉरी नहीं होता है। ठीक है, तो दंत आपका केवल उसमें व्यंजन में आता है, इसलिए ये पॉइंट आप छोड़ देंगे। अगर व्यंजन में पूछता है तो आप ली और ताता दादा ना ला और शा बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपु उपदमानी नाम ओष्ठा, ये आप लिखेंगे क्योंकि इसमें छोटा ऊ बड़ा ऊ जो है वो आपका क्या है, स्वर है। ठीक है, अगर आपसे व्यंजन पूछता है तो केवल पा वर्ग को आप लिखेंगे। फिर है वकार दंतोष्ठ, तो वकार दंतोष्ठ ये वा आपका के व्यंजन है, इसलिए आप इस अगर व्यंजन पूछेगा, व्यंजन का उच्चार स्थान, तभी आप इसको उतारेंगे, वरना इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें वा आपका स्वर नहीं है। इदय तो कंठतालु, तो इदय तो कंठतालु अगर आपका स्वर पूछ रहा है तो आप इदय तो कंठतालु ये उतारेंगे और ए बताएंगे। उदय तो कंठोष्ठ, ये भी आपका स्वर होता है। स्वर इसमें देखिए सारे स्वर आते हैं। उदय तो ओ मतलब ओ और औ दोनों। ठीक है, तो ये भी आप उतारेंगे। पंचमाक्षर में क्या होता है, अंग। पंचमाक्षर में जो आपका अंग है ये आपका स्वर है। केवल आप अगर स्वर का उच्चार स्थान पूछता है तो आप अंग लिखेंगे, अगर व्यंजन का पूछता है तो ये आप लिखेंगे इयम अंगनम। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे आप उतारेंगे कि वर्गों का उच्चार स्थान इस तरीके से आप बताएंगे। सबसे पहले आपको ये याद कर लेना है, पहला कौन सा है, कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दंत, पांचवा है ओष्ठ, छठा है कंठ तालु, सातवां है कंठोष्ठ, आठवां है नासिका। ठीक है, अगर आप नासिका नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप केवल ओष्ठ तक या कंठोष्ठ तक लिख सकते हैं। ठीक है, आप केवल कंठोष्ठ तक लिखेंगे। अगर आपसे फिर उसके बाद आप इनको याद करेंगे। पहला पॉइंट आपने इन सबको याद किया, फिर दूसरा पॉइंट है आपको ये सब रट डालने हैं कि तालु में हम क्या बोलते हैं, कंठ में क्या बोलते हैं। ठीक है, ये याद कर लेना है। जब आपको ये जो मेन पॉइंट है ये चीज़ें याद हो जाएंगी तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आप भूलेंगे नहीं। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा सकी कि आपको ट्रिक वाइज और कॉन्सेप्ट दोनों के साथ साथ मैंने आपको वर्णों का उच्चार स्थान, और देखिए एक ही वर्णों के उच्चार स्थान में मैंने आपको स्वर और व्यंजन दोनों किस तरीके से बढ़िया ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ याद कराया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो खूब जमकर शेयर करिए। ठीक है, और खूब सारे कमेंट्स कर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अब अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है जो आपके डीलेट 2019 में पूछा गया था कि अनुलेख और श्रुतलेख में क्या अंतर है, समझाइए। तो अनुलेख का मतलब क्या होता है, अनुलेख का तात्पर्य उस लेख से है, यानी उस लिखावट से है जिसे छात्र किसी नमूने को देखकर लिखता है। अनु मतलब क्या होता है, अनु का मतलब होता है, जैसे अनुलेख लिखा है, अनु का मतलब होता है बार बार या पीछे, यानी कि आपने किसी वर्ड को लिखा। जैसे कि एक शिक्षक क्या करती है, एक शिक्षक या शिक्षिका क्या करते हैं, जब एक ब्लैक बोर्ड पर या श्याम पट्ट पर लिखते हैं तो बच्चे उसकी नकल उतार उतार कर लिखते हैं। ऐसा तो नहीं बच्चे पहले ही लिख लेते हैं कि मैम ये वाला लिखने जा रही, ऐसा नहीं है। जब मैम श्याम पट्ट पर लिख देती हैं तभी बच्चे उनके पीछे पीछे उसकी नकल करते हुए लिखते जाते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं अनुलेख। आपको समझ में आ गया होगा, कितना अच्छा सा एग्जाम्पल आपको दिया मैंने। दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि आप किताब में किसी भी कोई भी आप जैसे आप वर्णमाला पढ़ रहे हैं जिसमें स्वर और व्यंजन की परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो आपकी किताब में जो लिखी हुई है उसकी आप नकल उतार उतार कर अपने नोट्स जो तैयार करते हैं तो कॉपी में उतारते हैं, वो हमारे क्या कहलाए, अनुलेख। अनुलेख का मतलब होता है किसी लिखी हुई चीज़ का उसको उतारना, उसका नकल करके उसी का मतलब उसी स्वरूप में उसको उतारना क्या कहलाता है, अनुलेख कहलाता है। तो क्या हुआ, अनुलेख का तात्पर्य क्या होता है, यह अनुलेख का अर्थ उस लेख से है जिसे छात्र किसी नमूने को देखकर लिखता है, जबकि श्रुत लेख का तात्पर्य सुनकर लिखे हुए लेख से है। श्रुत लेख जैसे कि जब कोई टीचर, आप जब बड़े क्लास में जाते हैं तो क्या होता है, जब बड़े क्लास में जाते हैं तो टीचर आपको ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखाता है बल्कि वो बोलता जाता है और आप लिखते जाते हैं। तो श्रुत लेख का मतलब होता है सुनकर, आप जब किसी चीज़ को सुनकर लिखते हो तो वो श्रुतलेख कहलाता है। आप किसी चीज़ को देखकर नकल करके लिखते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं। तो अगर आपको डिफिनीशन अच्छे से नहीं पता है तो भी आप अच्छे से डिफिनीशन बनाकर लिख सकते हैं। इतनी अच्छे से मैंने आपको समझा दिया कि अनुलेख का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की नकल करके लिखना, और श्रुतलेख का मतलब होता है किसी चीज़ को सुनकर लिखना। ठीक है, तो अनुलेख का तात्पर्य उस लेख से है जिसे छात्र किसी नमूने को देखकर लिखता है, जबकि श्रुतलेख का तात्पर्य सुनकर लिखे हुए लेख से है। अब अनुलेख की अलग से परिभाषा मैं आपको अलग से बता देती हूँ। अनुलेख या इसे हम अनुलिपि भी कहते हैं, लिपि मतलब लिखना। ठीक है, अनुलेख का अभिप्राय है किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना। क्या होता है, किसी भी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना।
तो क्या होता है देखिए, अनुलेख अभ्यास पुस्तिका की प्रथम पंक्ति में छोटे एवं सुंदर ढंग के अक्षर, शब्द या वाक्य लिखे होते हैं तथा नीचे की पंक्तियां रिक्त होती हैं। आपने कक्षा 4 या 5 के बच्चों को, कक्षा 3, 4, 5 इस तरीके के बच्चों को, यानी प्राइमरी लेवल के बच्चे को आपने देखा होगा कि उनकी किताब में क्या होता है, जब भी कोई प्रश्न लिखा होता है तो उसके नीचे लाइन छूटी हुई होती है, या जैसे आप छोटे बच्चों को देखा होगा, जो आपकी नर्सरी के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, जैसे छोटा आ लिखा होता है, एक अक्षर बना होता है, फिर उसके बाद बिनती बिनती करके उनके छोटा छोटा बना होता है जिस पर बच्चे उसको फेरते हैं, ठीक है। या जब बच्चे थोड़ा और सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास में आ जाते हैं तो उनकी एक लाइन लिखी होती है कि का से कमल होता है, अब इतना लिखा होता है, फिर उसके नीचे खूब सारी लाइन छोटी होती है और बच्चे उन्हीं देख देख कर उसकी नकल करके उतारते हैं, ठीक है। तो यही आपका अनुलेख होता है। तो आई होप आप लोग अनुलेख अच्छे से समझ गए होंगे। तो अनुलेख अभ्यास पुस्तिका की प्रथम पंक्ति में छोटे हुए एवं सुंदर ढंग के अक्षर, शब्द या वाक्य लिखे होते हैं तथा नीचे की पंक्तियां रिक्त यानी खाली होती हैं। छात्र ऊपर की पंक्तियों में लिखे अक्षरों एवं शब्दों को नकल करके नीचे की पंक्तियों में लिखते हैं। ऊपर की, अब सेकंड आपका पॉइंट है, ऊपर की पंक्तियों में प्रयोग हुए अनुस्वार, हलंत, विसर्ग को ठीक वैसे ही लिखने का प्रयास करते हैं। यदि बच्चे जो होते हैं, जो ऊपर की पंक्तियों में जो आपके अनुस्वार बने होते हैं या हलंत होते हैं या विसर्ग होते हैं, उनको ठीक वैसे ही लिखने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट है, ऊपर की पंक्तियों में लिखे अक्षरों की तरह ही सुंदर एवं सुडौल अक्षर एवं मात्राएं बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही ऊपर लिखा होता है वैसे ही उसको देख देख कर अच्छी तरीके से, सुंदर और साफ तरीके से लिखने की और मात्रा को बनाने का प्रयास करते हैं या कोशिश करते हैं। अब देखिए अगला है श्रुतलेख। श्रुतलेख क्या होता है, श्रुतलेख मतलब होता है सुनकर लिखना। जैसे आप इमला, एक टीचर बोलती है तो आप इमला क्या करते हैं, सुनकर लिखते हैं। देखिए इसमें शिक्षक बोलते जाता है और छात्र तीव्र गति से लिखते जाते हैं। जैसे आप बड़े क्लास जैसे कि आप जब 6 to 8 में आ जाते हैं तो क्या होता है, इसमें शिक्षक बोलता जाता है और आप लिखते जाते हैं, ठीक है, तीव्र गति से, यानी धीरे धीरे नहीं, तेज गति से लिखते जाते हैं। श्रुतलेख कराते समय छात्रों को हलंत, विसर्ग, अनुस्वार, विभक्तियां, कारक, विराम चिन्हों आदि पर ध्यान देने के लिए भी निर्देश देना चाहिए। यानी कि एक अध्यापिका को ये चेक करते रहना चाहिए कि बच्चे हलंत, विसर्ग, अनुस्वार, विभक्तियां या कारक या किसी, जैसे आप कोई भी चीज़ बोलते हैं, जैसे आपने बोला जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से होता है, फिर आपने कहा कॉमा लगाइए, तो अब आप देखिए, उसको चेक करिए कि बच्चे ने कॉमा लगाया कि नहीं, जहाँ पे पूर्ण विराम लगाना था बच्चे ने वहाँ लगाया कि नहीं, जहाँ पे अल्प विराम लगाना था बच्चे ने वहाँ पे लगाया कि नहीं, इस बात का निर्देशन टीचर को करना चाहिए। अगला है, जब बालक प्रतिलेख और अनुलेख में सफलता प्राप्त कर ले तभी उसे श्रुतलेख का अभ्यास कराना चाहिए, ठीक है। जब बालक अच्छी तरीके से सुलेख लिखना शुरू कर ले, अच्छी तरीके से उनकी राइटिंग हो जाए, अच्छी तरीके से वो सुलेख लिख ले, तभी उनको श्रुतलेख लिखने के लिए अभ्यास कराना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रतिलेख। अब ये प्रतिलेख क्या होता है, ये प्रतिलिपि क्या होती है, चलिए पढ़ते हैं। लिखी हुई सामग्री का ज्यों का त्यों नकल उतारने की क्रिया प्रतिलेख कहलाती है। अब देखिए, जैसे आपने अनुलेख पढ़ा, ठीक है, वैसे ही प्रतिलेख भी होता है कि कोई भी लिखी हुई सामग्री होती है उसका ज्यों का त्यों नकल उतारना ही क्या कहलाता है, प्रतिलेख कहलाता है। सेम आपका अनुलेख की तरह है। जैसे कि विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर प्रतिलेखन का बहुत महत्व है। छात्रों को प्रतिदिन अपनी पुस्तक के किसी अंश का प्रतिलेखन करने को कहा जाता है। प्रतिलिपि के करते समय छात्रों के अक्षरों तथा शब्दों की बनावट, शब्दों के बीच की दूरी, विराम चिन्ह, शिरोरेखा, अनुस्वार। शिरोरेखा का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे कि आपने ये लिखा हुआ है वर्ड और इसके ऊपर देखिए ये लाइन खींची हुई है, इन्हें ही हम शिरोरेखा कहते हैं, ठीक है। शिरोरेखा, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक, हलंत, लिखावट आदि का ध्यान रखने का निर्देश देना चाहिए। यानी बच्चों को इस चीज़ को बताना चाहिए, इस चीज़ का परामर्श करना चाहिए, इस चीज़ का निर्देश देना चाहिए कि बच्चों ने शिरोरेखा खींची कि नहीं, अनुस्वार लगाया कि नहीं, विसर्ग लगाया कि नहीं, विराम चिन्ह का प्रयोग किया कि नहीं और शब्दों के बीच की दूरी रखी कि नहीं, ठीक है। इस चीज़ों का ध्यान देंगे तभी उनकी लिखावट सुंदर और सुडौल बनेगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए डीएलएड 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि वाचन या पठन का क्या अर्थ है। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि वाचन का क्या अर्थ है, या कभी पेपर में पूछ लेता है कि पठन का क्या अर्थ है। तो अगर दोनों में से किसी एक को पूछता है तो आपको ये याद रखना है कि वाचन को ही हम पठन कहते हैं, ठीक है। चाहे पठन हो चाहे वाचन हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है।
तो आगे बढ़ते, इसीलिए मैं इन दोनों को एक साथ लेकर आई हूँ कि बुक में क्या होता है, जो आपकी राजन सीरीज या परवन सीरीज आप खोल कर देखिएगा, उसमें पठन क्या होता है, एक प्रश्न दे दिया गया, उसका उत्तर दिया गया, फिर कुछ पेज छोड़कर आपका वाचन दे दिया गया। अब आप वाचन भी पढ़ रहे हो, पठन भी पढ़ रहे हो, और थोड़ी सी डिफिनीशन इधर उधर कर दी तो आपको लगता है दोनों अलग अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इन दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, तो वाचन या पठन का क्या अर्थ है? किसी वाक्य या शब्द के अर्थ, बोध व भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ना वाचन या पठन कहलाता है। यानी कि आप किसी भी शब्द को या किसी भी वाक्य को पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ, उसका शब्द आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उस शब्द का अर्थ क्या है। उसके हाव भाव को अच्छी तरीके से ग्रहण करके पढ़ना क्या कहलाता है? वाचन या पठन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी दूसरी डिफिनेशन देखिए क्या है। दूसरी डिफिनेशन है, लिखित भाषा को देखकर बोलना ही वाचन कहलाता है। यानी कोई भी लिखी हुई भाषा है, कोई भी लिखा हुआ वाक्य है, उसको देख देख कर बोलना ही वाचन कहलाता है। जैसे कि आप जब 3rd क्लास या नर्सरी से लेकर आप 8th क्लास तक क्या करते हैं, बच्चों से किताब पढ़वाते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी पाठ को शुरू करते हैं तो उससे पहले एक एक पैराग्राफ हर बच्चे से पढ़वाते हैं, उसे ही हम वाचन या पठन कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा को बोला जाता है, किंतु लिखित भाषा का तो वाचन ही किया जाता है। लिखित भाषा यानी लिखी हुई भाषा का आप वाचन करते हैं, यानी लिखी हुई भाषा को देख देख कर उनका अर्थ बोध ग्रहण करके पढ़ना ही आपको वाचन कहलाता है। ठीक है, और मौखिक भाषा को तो आप केवल बोलते हैं। ठीक है, वाचन या पठन के कितने प्रकार होते हैं? वाचन या पठन के 2 प्रकार होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। क्या होता है? सस्वर वाचन और मौन वाचन। अब देखते हैं स्वस्वर वाचन या मौन वाचन किसे कहते हैं। तो देखते हैं स्वस्वर वाचन क्या होता है। स्वस्वर वाचन का मतलब होता है स्वर सहित वाचन, यानी स्वर के साथ वाचन को हम क्या कहते हैं? स्वस्वर वाचन कहते हैं। मौन वाचन किसे कहते हैं? लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। स्वस्वर वाचन का मतलब होता है कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ना। ठीक है, स्वर सहित वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं। जैसे कि आप क्लास में किसी पुस्तक या किसी पुस्तक को पढ़ाते हैं, या पुस्तक में किसी लिखी हुई कविता को पढ़ाते हैं आप, तो क्या होता है, बच्चे जोर जोर से पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसे हम सस्वर वाचन कहते हैं। और मौन वाचन का मतलब होता है जब आप किसी लाइब्रेरी में बैठ के, यानी किसी पुस्तकालय में बैठकर पढ़ते हैं, या घर में बैठकर पढ़ते हैं, या क्लास रूम में ही आप जो अपने मन में पढ़ते हैं, मन में पढ़ाई करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मौन वाचन कहते हैं। स्वस्वर वाचन विषय वस्तु को देखकर बोल बोलकर पढ़ना स्वस्वर वाचन कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी भी विषय वस्तु को देख देखकर जोर जोर से बोलकर पढ़ना स्वस्वर वाचन कहलाता है। और मन ही मन चुपचाप अपने ही अंदर पढ़ना, वो क्या कहलाता है? बहुत से लोगों का जो मन ही मन पढ़ने की आदत होती है, वो क्या कहलाती है? मौन वाचन कहलाती है। अब स्वस्वर वाचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, छूटना एक भी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लेता है अनुकरण वाचन को समझाइए। ठीक है, या पूछ लिया आदर्श वाचन किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। या पूछ लिया द्रुत वाचन किसे कहते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। या पूछ लिया गंभीर वाचन किसे कहते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना ही लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फालतू की चीज़ें नहीं लाई हूँ। और इस वीडियो में और इससे पहले की वीडियो में छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना भी लेकर आई हूँ सब इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन क्या होता है, चलिए आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन क्या होता है। आदर्श वाचन का मतलब होता है कि शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। यानी शिक्षक जो हमको पढ़ाता है, जो हमें समझा रहा है, जैसे मैं आपको इस वक्त पढ़ा रही हूँ, ये एक आदर्श वाचन हुआ। ठीक है, और अनुकरण वाचन क्या होता है? यह छात्रों द्वारा किया जाने वाला वाचन है। इसमें अध्यापक द्वारा किए गए वाचन का बालक अनुकरण करता है। यानी कि हम आपको जो बोलेंगे वो ये छात्रों द्वारा किया जाने वाला वाचन होता है। ठीक है, इसमें छात्र वाचन करते हैं, यानी अध्यापक जो भी बोलता है। जैसे कि आप कविता जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपने कहा छुप छुप करती रेल आई, तो बच्चे उसको क्या करते हैं? अनुकरण, उसकी नकल करके उसको बोलते हैं। एक बार आप बोलेंगे एक लाइन, फिर बच्चे बोलते हैं छुप छुप करती रेल आई, फिर आपने आगे कुछ बोला, फिर वो कुछ बोले, तो ये क्या हुआ? अनुकरण वाचन हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, द्रुत मौन वाचन या गंभीर मौन वाचन किसे कहते हैं। तो द्रुत मौन वाचन क्या होता है? शीघ्रता पूर्वक किया जाने वाला वाचन या पठन क्या कहलाता है? द्रुत मौन वाचक कहलाता है। और गंभीर मौन वाचक किसे कहते हैं? इसमें पाठ पुस्तक के प्रत्येक शब्द को पढ़ना व समझना आवश्यक होता है। तो द्रुत मौन वाचन में जैसे कि आपने देखा होगा कि आप क्या होते हैं, पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं, या घर पर पढ़ते हैं, या
कई तरीके की आप पत्र पत्रिकाएं, जैसे आप मैगज़ीन वगैरह पढ़ते हैं या समाचार पत्र, आप डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो इस प्रकार के जो मौन वाचन या द्रुत वाचन को हम क्या कहते हैं, मौन वाचन कहते हैं। यानी आप लाइब्रेरी में जाके किसी भी बुक को उठा लिए, आपको जो पसंद आई, आपने कोई भी कहानी पढ़ना शुरू कर दिया या मैगज़ीन पढ़ी या आपने अखबार या कुछ भी, आपको जो भी अच्छा लगता है आपने उसको पढ़ा, वो क्या कहलाता है, द्रुत वाचन कहलाता है। लेकिन जो आप विद्यालय में और जो विद्यालय की पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो डीएलएड के जो नोट्स पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, और इसको पढ़ना आवश्यक भी होता है। यानी आप जो पाठ्य पुस्तक के बारे में जो कुछ भी पढ़ते हैं वो आपका क्या कहलाता है, गंभीर मौन वाचन कहलाता है। अब अगला प्रश्न है, चलिए देखते हैं, लिखते समय बैठने का ढंग तथा कागज से दूरी कितनी होनी चाहिए। ये आपका 2020 में आया हुआ था, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो लिखते समय बैठने का ढंग और कागज से, ये देखिए 2 प्रश्न हैं लेकिन एक में मैं करके लाई हूँ। अब देखिए कितना अच्छा है कि 2 प्रश्न को एक में करके लाई हूँ, आपको अलग अलग पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है। अब आप लिखते समय बैठने का ढंग अलग तरीके से पढ़ लिए और थोड़ी देर बाद खोला तो आ गया कागज से कितनी दूरी होनी चाहिए, इसको स्पष्ट कीजिए। अब वो अलग से आप पढ़ रहे हो तो ये इसमें क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो देखिए मैं दोनों को एक साथ लेकर आई हूँ और दोनों का एक ही उत्तर है फिर भी, और आपको अलग अलग भी नहीं पढ़ना पड़ा है, तो इसे ही स्मार्ट स्टडी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखते समय बैठने का ढंग तथा कागज से दूरी कितनी होनी चाहिए। अगर आपसे पूछता है लिखते समय बैठने का ढंग कितना होना, कैसे होना चाहिए, हमें किस तरीके से लिखते समय बैठने का ढंग देखना चाहिए, या कागज से दूरी कितनी होनी चाहिए, इसको स्पष्ट कीजिए, तो एक ही आंसर है। चलिए देखते हैं। अच्छे आसान का लिखावट पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एक अच्छी लिखावट और एक आसान लिखावट पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कुछ भी लिखाने से पहले शिक्षक को बच्चों के आसन पर ध्यान रखना चाहिए। आसन का मतलब कि बच्चे किस तरीके से बैठे हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। टेढ़े मेढ़े तो नहीं बैठे हुए हैं। लिखते समय रीड डेस्क का प्रयोग किया जाना चाहिए। शरीर जहाँ तक हो सके संतुलित रखा जाए, यानी कि आप बच्चे देखा होगा झुके हुए बैठे हुए हैं या टेढ़े बैठे हुए हैं तो क्या होता है, उनका शरीर संतुलित नहीं रहेगा भाई, पेट क्या होगा, बिगड़ जाएगा, या भाई उनके कमर में दर्द होने लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से तो उनके शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। निचला भाग पैर का लंब रूप में रहे, पैर का तलवा फर्श पर टिका हो। अब देखिए, लिखते समय बालकों के बैठने का ढंग उचित हो, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, झुककर लिखने की आदत ना डाली जाए। लिखने की कॉपी को आंखों से 1 फुट की दूरी पर हो, ठीक है। क्या होता है, अब जब ज़्यादा पास से आप पढ़ोगे तो आपकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इसलिए लिखते समय क्या करना चाहिए, कॉपी की आंखों से जो दूरी होती है उसको 1 फुट की दूरी में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कलम पकड़ने का ढंग ठीक होना चाहिए। कलम अंगूठे व मध्य उंगली के बीच में हो, ठीक है, यानी अंगूठे और बीच की उंगली के बीच में हो, तो तब पहली उंगली कलम के ऊपर रहे। कलम को पॉइंट से कम 1 इंच के ऊपर से पकड़ना चाहिए, तभी आपकी राइटिंग अच्छी होगी। हिंदी में लिखने का क्रम बाएं से दाएं होता है, ये तो आपको पता है। और अगर आपको, अब देखिए ये पॉइंट मैं खास करके लेकर आई हूँ क्योंकि ये आपके टेट में पूछा गया था कि हिंदी में लिखने का क्रम किस तरीके, कहाँ से कहाँ होता है, किस दिशा से होता है, तो क्या होगा, बाएं से दाएं की ओर। अब देखिए मैंने टेट का क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। अगला है, लिखने के लिए समय तथा उपयुक्त वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। कक्षा का वातावरण सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट है, बालकों को सुंदर, सुडौल, ठीक अनुपात में सीधे सीधे लिखना चाहिए। लिखना एक कला है, इस बात को बच्चों को अच्छे से बताइए कि लिखना एक कला है। बहुत अच्छे से बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं, अतः सुंदर लिखने का अभ्यास होना चाहिए। सुलेख का मतलब होता है कि सुंदर लेख को कहते हैं। सुलेख किसे कहते हैं, सुंदर लेख। बच्चों को आप डेली एक सुलेख लिखने को देंगे और आप कहेंगे जिसकी सुलेख अच्छी होगी उसको गुड मिलेगा, तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छा सा लिख कर लाते हैं, ठीक है। अगला है प्रश्न आपका, वर्तनी की अशुद्धियां दूर या सुधारने के उपाय बताइए। यानी कि देखिए 2 प्रश्न में, एक प्रश्न में आपका ऐड करके लाई हूँ। अगर आपसे कहता है वर्तनी की अशुद्धियां दूर करने के उपाय बताइए तो भी आप यही आंसर लिखेंगे, और अगर कहता है वर्तनी शुद्धि को सुधारने के उपाय बताइए, अशुद्धि जो होती है उनको सुधारने के उपाय बताइए, तो भी आप यही लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है वर्तनी शुद्धियाँ क्या होती हैं, तो भी आप यही लिखेंगे, ठीक है। अभी अब अशुद्धियों के बारे में कहा, दूर करने के अशुद्धि के क्या क्या उपाय होते हैं, तो भी आप यही लिखेंगे। चलिए, वर्तनी अशुद्धि दूर या सुधार करने के उपाय। छात्रों से शुद्ध उच्चारण कराना, यानी कि छात्रों को जब भी छात्र कुछ पढ़े तो उसको सही तरीके से, सही ढंग से पढ़ने के लिए कहना।
कक्षा में शिक्षक को शुद्ध उच्चारण करना, यानी अगर शिक्षक ही गलत पढ़ाएगा तो बच्चे भी उसको गलत ही बोलेंगे। जैसे कि बहुत लोग सा को शा बोलने लगते हैं, ठीक है, तो शा को शा नहीं, जहाँ अगर अगर सपेरे वाला सा है तो आप उसको सा ही बोलेंगे, और शलजम वाला शा है तो उसको आप शा बोलेंगे, ठीक है। कक्षा में खड़ी भाषा का प्रयोग कराना, सुलेख का अभ्यास कराना, जितना आप बच्चों से सुलेख लिखाएंगे उतनी ही उनकी राइटिंग अच्छी होगी। श्याम पट पर लिखकर सुधार करवाना, व्यावहारिक विषयों का ज्ञान कराना। व्यावहारिक विषय यानी कि जो आजकल आपके जीवन में जो जो भी घटनाएं होती हैं उनके बारे में, यानी कि अपने पास पड़ोस के बारे में, पर्यावरण के बारे में, इन सब विषयों के बारे में ज्ञान कराना। शब्द लेख का खेल खिलाना, लिखते समय सावधान रहना, श्रुत लेख कराना। श्रुत लेख यानी कि इमला बोलना, ठीक है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब अगला प्रश्न है, देखिए 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था कि मांटेसरी विधि को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मांटेसरी पद्धति में, इसको मांटेसरी पद्धति को किसने दिया था? मारिया मांटेसरी जी ने दिया था। तो मांटेसरी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा देने हेतु 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी? सबसे पहला है, सर्वप्रथम बच्चों को लेखनी पकड़वाने का अभ्यास कराया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, जब बच्चा नर्सरी क्लास में जाता है तो सबसे पहले उसको पेंसिल पकड़ाना सिखाते हैं। यह अभ्यास कार्य कागज या पट्टी पर रेखा गणित की विभिन्न आकृति खींचकर उनमें लेखनी के द्वारा स्याही भरवाकर किया जाता है। अगला है, बालकों को अक्षरों का स्वरूप बताने हेतु रेगमाल कागज का प्रयोग किया जाता है। रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है, बच्चे बने हुए आकार पर उंगली फेरते रहते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी मांटेसरी विधि की आपकी विधियां थी। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये आपकी आज की जो महामैराथन क्लास सेकंड, यानी जो ये लास्ट क्लास थी, जितने भी बचे क्वेश्चंस थे मैंने आज इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए। इन दोनों अगर आपने वीडियो को देख लिया तो आपको अलग से हिंदी में वीडियो नहीं पढ़नी पड़ेगी, और न ही राजन सीरीज, न ही पवन सीरीज, न ही कोई बहुविकल्पी अति लघु प्रश्न आपको देखने पड़ेंगे। सब आपको इसी से आपके में मिल जाएंगे पेपर में। लेकिन फिर भी मैं आपके मन की शांति के लिए आपको राजन सीरीज और पवन सीरीज के अति लघु और बहुविकल्पी प्रश्न करवा दूंगी, ताकि आपके पेपर में एक भी प्रश्न छूटने ना पाए, आप 25 में 25 मार्क्स लेकर आएँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपने मेरी पूरी वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल से नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।